हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी। तो आज हम इस क्लास में टीजीटी प्रवेश 2016 के क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए हम अपने 30 क्वेश्चन हल करते हैं कि निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या अनुप्रास। तो इसमें निर्धन सी तुम आई में जो अलंकार माना गया है, यहाँ पर उपमा अलंकार किया गया है कि जहाँ सी, सा, सी आदि जो शब्द आए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार वह होता है जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद समाप्त हो जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ जनु, जानो, मनु, मानो आदि शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अनुप्रास जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, गीत का, चौपाई या कवित्त। तो इन पंक्तियों में जो है दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। यह जो हैं रहीम दास जी के दोहे हैं। दोहा छंद जो है यह अर्ध सम छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और गीतका में जो है 26 मात्राएं होती हैं। चौपाई में के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। कवित्त एक ऐसा है, एक वार्णिक छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं। इन्हें कवित्त को घनाक्षरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करते अभिषेक पयोद है, बलिहारी इस देश की है मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, चौपाई, उल्लाला या गीत का। तो इन पंक्तियों में जो छंद है, इन पंक्तियों में उल्लाला छंद का प्रयोग किया गया है। उल्लाला जो है एक विषम मात्रिक छंद है जिसमें दोहा जो है एक अर्धमात्रिक छंद है जिसके 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। गीतका में 26 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कहाँ के कई ने सक्रोध, दूर हट, दूरी अरि, निर्बोध। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो बातलस रस है, विवश रस है, हास्य रस है या क्रोध रस है। तो इन पंक्तियों में जो रस पाया जाता है इनमें रौद्र रस माना जाता है। जहाँ क्रोध या गुस्से की बात की जाती है वहाँ पर रौद्र रस होता है। जहाँ हंसी की बात की जाती है वहाँ हास्य रस होता है। जहाँ घृणा की बात की जाए वहाँ विवश रस होता है। जहाँ बच्चे के प्रति प्रेम हो उसे बातलस रस कहा जाता है। सूरदास को जो है बातलस रस का सम्राट भी कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु ने, कृपा कर अपनायो। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, करुण रस, भक्ति रस या रौद्र रस? इन पंक्तियों में जो पाया जाने वाला रस जो है, इनमें भक्ति रस का, इन पंक्तियों में जो प्रयोग किया गया है वो भक्ति रस का प्रयोग किया गया है। भक्ति रस जो है रूप गोस्वामी जी ने 11वां रस माना है। कौन सा माना है? भक्ति रस जो है वो 11वां रस माना गया है, बातलस रस 10वां माना गया है और शांत रस जो है वो एक 9वां रस माना गया है। तो जहाँ क्रोध की बात की जाए वहाँ पर रौद्र रस होता है, और जहाँ क्रोध, करुणा या शोक की बात की जाए वहाँ पर करुण रस होता है। जहाँ जहाँ उत्साह की बात की जाए वहाँ वीर रस होता है। तो इन पंक्तियों में जो है भक्ति रस देखा गया है। भक्ति रस मानने वाले जो हैं वो रूप गोस्वामी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतिक अपभ्रंश से हुआ है? मागधी, पैशाची, शौरसेनी या अर्धमागधी? तो ब्रजभाषा का जो विकास हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, पश्चिमी राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी आदि जो हैं यह शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत, पश्चिमी शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। अर्धमागधी का जो विकास है, पूर्वी हिंदी का विकास जो है वो अर्धमागधी से हुआ था। पंजाबी का विकास पैशाची से हुआ था। पैशाची का जो पहाड़ी हिंदी का विकास जो हुआ था वो पैशाची हिंदी से हुआ था और बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगरा किस क्षेत्र की बोली है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या छत्तीसगढ़ी? तो आगरा जो है वो किस बोली का क्षेत्र है? कि आगरा जो है एक ब्रजभाषा का क्षेत्र है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बदायूं, बरेली, धौलपुर जो है यह सभी क्षेत्र ब्रजभाषा के क्षेत्र माने जाते हैं। जबकि अवधी जो है लखनऊ, कानपुर जो है वो अवधी भाषा बोली जाती है। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर ये खड़ी बोली के क्षेत्र माने जाते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ी जो है बिलासपुर, रायपुर में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो क्या, चा, टा या छा? तो इनमें से जो कौन सी ध्वनि जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है। तो इनमें से संयुक्त व्यंजन ध्वनि जो मानी गई है, क्या जो है एक संयुक्त व्यंजन ध्वनि जो है इनमें से मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो गा, घा, अड़ा, डा, पा, फा, दा, धा। तो इनमें से जो अघोष ध्वनि जो वर्ण माना जाता है तो
पा फा जो है इनमें से अघोष ध्वनि वर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छोटा नागपुर। तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? तो छोटा नागपुर जो है वो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो नीलकंठ जो है वो योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द वह होते हैं जो आए हुए शब्दों से जिनका अर्थ अलग अलग अन्य अर्थ निकलता है वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे बहुब्रीहि के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनको अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कल को अगर इन वर्णों को अलग किया जाए तो इन का और ला का अपना कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए यह रूढ़ शब्द कहलाएंगे। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं वो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रेल प्लस गाड़ी और इन दोनों शब्दों से मिलकर बनी है रेलगाड़ी, तो यह एक यौगिक शब्द है। जबकि पंकज यह जो है एक योग रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण नहीं है? खा, ठा, झा या टा। तो इनमें से जो महाप्राण शब्द नहीं है तो इनमें से टा वर्ड जो है महाप्राण नहीं है। महाप्राण जो हैं वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ड जो है महाप्राण कहलाते हैं। वर्ग के पहले और तीसरे वर्ड जो हैं वो अल्प प्राण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1955 को। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जो मान्यता मिली थी वह 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रही है, एक बार इसे आप भी सर्च करके देखना। 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म या करण। तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इसमें जो कारक माना जाता है वह कर्ता कारक माना जाता है। अशोक ने, तो अशोक यहाँ पर कौन है? कर्ता ने, तो अशोक यहाँ पर कर्ता है, इसलिए यहाँ अशोक इसमें कर्ता कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? डिबिया, दात्री, खटमल, जीव। तो इनमें से जो पुल्लिंग शब्द माना जाता है, खटमल जो है एक
पुल्लिंग शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंद्रमुख में कौन सा समास है? दिग्यु, अव्ययीभाव, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो चंद्रमुख में कौन सा समास माना जाता है? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास माना जाता है। जहाँ विशेष विशेषण की बात की जाती है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ मुख जो कैसा बताया गया है वो चंद्रमा के जैसा बताया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास माना जाता है। जहाँ पहला पद जो है वो संख्यावाची होता है तो वहाँ पर दिग्यु समास माना जाता है। जिसका पहला पद प्रधान होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होता है। जिसका अंतिम पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास माना जाता है। तत्पुरुष समास में कारकों का लोप होता है और अव्ययीभाव समास में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदर पूर्वक नमस्कार करता हूँ या मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य होगा कि मैं सादर नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ष शब्द का विलोम क्या है? हर्ष शब्द का विलोम क्या है? विषाद, प्रहस, खुशी, नीरख। तो हर्ष शब्द का जो विलोम है यहाँ पर विषाद जो है वो हर्ष शब्द का विलोम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? संवाददाता, सूचक, प्रेषक या दूत। तो जो समाचार भेजता है उसके लिए एक शब्द जो होगा जो समाचार भेजता है उसे संवाददाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक तो दोष था उस पर दूसरा दोष लग जाना की सही कहावत होगी। अधजल गगरी जलकत जाए, हाथ कंगन को आरसी क्या, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, छोटा मुँह बड़ी बात। तो इनमें से एक तो दोष था, दूसरा दोष लग जाना ही का सही अर्थ है कि एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि न्यासदी चरित किसकी रचना है? भास, कालिदास, श्रीहर्ष या भारवी की। तो न्यासदी चरितम जो है वो श्रीहर्ष की रचना है, जिसमें 22 सर्गों का वर्णन किया गया है। इन हर्ष की जो अन्य रचना हैं, रत्नावली, नागानंद जो है वो हर्ष की अन्य रचनाएं हैं। भास की रचना है स्वप्नवास वदतम, धूत घटोत्कच, ये जो हैं भास की रचना हैं। कालिदास की जो है 7 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंगारम, मालविकाग्निमित्रम, ये जो हैं कालिदास की रचना है। कालिदास जो हैं वो उपमा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। भारवी जो हैं वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। भारवी की जो रचना है क्राता अर्जुनियम है और क्राता अर्जुनियम में 18 सर्गों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सी रचना माघ की है? क्राता अर्जुनियम, मेघदूत,
10 कुमार चरितम या शिशुपाल वध। तो इनमें से कौन सी रचना जो है वो माघ की रचना मानी जाती है? तो शिशुपाल वध जो है वो माघ की रचना है। शिशुपाल वध का वर्णन जो है वो 20 सर्गों में किया गया है। माघ के अंतर्गत यह माघ की रचना है। माघ में तीनों गुण पाए जाते हैं। उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडी पद लालित्यम माघे त्रयो गुणा सन्ति। तो माघ में ये तीनों गुण पाए जाते हैं। क्रातार्जुनीयम जो है वो भारवी की रचना है। मेघदूत जो है वो कालिदास की रचना है। दस कुमार चरितम जो है वो दंडी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है थोड़ा काम करना, बहुत ज़्यादा कहना, थोड़े में बहुत कहना, ज़्यादा में थोड़ा कहना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ है कि थोड़े में बहुत कहना। तो थोड़े ही शब्दों में बहुत कुछ कह देना जो है वो गागर में सागर भर देना है। जैसे बिहारी के दोहों को गागर में सागर भर देने वाले कहा गया है, क्योंकि उन्होंने थोड़े से ही शब्दों में बहुत कुछ कह डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कविता का बहुवचन क्या है? कविताएं, कविताएं, कविताएं या कविताएं। तो कविता का जो बहुवचन है वो कविताएं जो है कविता का बहुवचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवे एस्डा का सही संधि विच्छेद कीजिए। जीव प्लस एस्डा, जीव प्लस एस्डा, जीवे प्लस सड़ा, जीव प्लस एस्डा। तो जीवेस्डा का जो सही संधि विच्छेद होगा जीव प्लस एस्डा जो है इसका सही संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेमा आतुर शब्द में कौन सा समास है? दिग्यु, अव्ययीभाव, तत्पुरुष या बहुब्रीहि। तो प्रेमा आतुर में जो समास है वो तत्पुरुष समास है, क्योंकि प्रेमातुर में जो शब्द माना गया है वो बहुब्रीहि शब्द माना गया है। मतलब प्रेम में आतुर व्यक्ति को क्या कहा गया है? प्रेमातुर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सा हस्तैन खादती में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म या करण। तो सा हस्तैन खादती में जो कारक माना गया है तो इसमें करण कारक माना गया है कि सा माने वह हाथ से खाता है। तो हाथ से मतलब करण से, तो यहाँ पर करण कारक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति हैं? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या सप्तमी। तो कविता कर्म में जो कौन सी विभक्ति है तो इसमें षष्ठी विभक्ति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राम कृष्णों में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि है। तो राम हाँ कृष्ण में जो समास माना गया है वह द्वंद्व समास माना गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि सज्जन पापाद जुगुप्से का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा, सज्जन पाप से घृणा करता है। तो आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।